हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूजा गुप्ता और लीनियर अलजेब्रा की इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे हमारा बेसिक मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़े थे। एक तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसका एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करे तो उसी मैट्रिक्स के बराबर है, उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एंड एक पढ़ा था हमने नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी कोई पावर ज़ीरो हो जाती है उस मैट्रिक्स की, जो उसका इंडेक्स कहलाता है, लेकिन उससे वन प्रीवियस पावर भी ज़ीरो नहीं होती है, तो वह कहलाता था नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स के इंडेक्स की बात करें तो वो उसका हमेशा उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम ही या उसके बराबर होता था। ये हमने देखा था। एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट ये भी देखा था कि कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो वो सिंगुलर होना कंपलसरी है, और यदि कंपलसरी हम बोलें, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका नीलपोटेंट होना जरूरी नहीं है। हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, दो मैट्रिक्स लिए थे ए और बी, तो ए और बी दोनों सिंगुलर थे, लेकिन ए नीलपोटेंट बन रहा था, बी नीलपोटेंट नहीं बन रहा था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आज नीलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे ए और बी हमारे पास दो n क्रॉस n के मैट्रिक्स हैं और दोनों यदि नीलपोटेंट हैं तो हम उसके एडिशन पे बात करने वाले हैं कि एडिशन नीलपोटेंट होता है या नहीं होता है। तो लिखिए नीलपोटेंट की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, इफ़ ए, हम पहली प्रॉपर्टी से पहले ऐसे लिखते हैं, लेट ए एंड बी आर नीलपोटेंट, सॉरी क्या हो रहा है, ए और बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स matrices of order n cross n। देन इसमें नंबर 1 की बात करें, जो a प्लस बी में और में नॉट बी नीलपोटेंट। यानी कि ए और बी नीलपोटेंट होने पर हम उनके एडिशन पे कह नहीं सकते कंफर्म कि वो नीलपोटेंट होगा या फिर नीलपोटेंट नहीं होगा। सेकेंडली हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, ए प्लस बी इज नीलपोटेंट इफ ए बी बराबर बी ए। ए प्लस बी नीलपोटेंट हो जाता है जब ए बी बराबर बी है, यानी कि यदि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में कम्यूट कर जाएं तो हम कह पाएंगे कि वो मैट्रिक्स कैसे हैं, एक उनका एडिशन कैसा है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसके साथ ही अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमने एडिशन पे बात की, जो a इंटू बी है इन दोनों का ये नीलपोटेंट होगा। सेम कंडीशन है इसके लिए भी, यदि a और b आपस में कम्यूट करते हैं तो ये हमेशा नीलपोटेंट बनेगा, a इंटू बी भी। यदि कम्यूट कर गए तो a प्लस बी और a इंटू बी दोनों ही नीलपोटेंट बनेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसकी देखें, जब हमने a और b की बात की है तो हम a स्क्वायर पे भी बात कर सकते हैं, और हम जानते हैं यदि b भी a के बराबर हो जाए, a स्क्वायर है, तो वो a डॉट a और a डॉट a ऑलवेज क्या हो गया, कम्यूटेटिव।
हमेशा कम्यूटेटिव होगा, तो हम कह सकते हैं यदि ए कोई मैट्रिक्स है जो निलपोटेंट है तो उसकी हर पावर ए पे पावर एन बिलोंग्स टू एन is always nilpotent। ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है। और हम यहाँ बात करें इनके साथ ही इंडेक्स पे चर्चा करें, तो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ए प्लस बी का जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी होता है। इसी तरह यदि हम इंडेक्स ऑफ ए इंटू बी की बात करें तो ये हमेशा लेस देन होता है मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए कोमा इंडेक्स ऑफ बी। तो इस तरह हम कह सकते हैं यदि इस वाली प्रॉपर्टी से हम यहाँ आए तो इस वाली से यहाँ आ सकते हैं। इस तरह से इंडेक्स ए स्क्वायर है या ए पे पावर एन है हमेशा लेस देन होगा किससे, लेस देन इक्वल टू किससे हो सकता है, इंडेक्स ऑफ ए से। और वैसे हम इस पे बात करें यदि इंडेक्स ऑफ ए पे पावर एन होता क्या है, ये होता है फ्लोर इंटीजर फंक्शन ऑफ एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लिया है, इसकी पावर एम करते हैं। इस तरह लिखिए, यदि ऑर्डर तो हमारे पास है इसका ए मैट्रिक्स है, ऐसे ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n क्रॉस n और इंडेक्स है ए का यदि m, तो देन ए पे पावर k वेयर k बिलोंग्स टू n है। तो हम इसके इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ऑफ ए पे पावर के बराबर फ्लोर इंटीजर फंक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ ए बाय पावर के। इस तरह से निकाल सकते हैं इंडेक्स। यानी कि हम प्रॉपर्टीज पे बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए और बी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का निलपोटेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, ए बी का निलपोटेंट होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ए प्लस बी और ए इंटू बी कब निलपोटेंट होंगे, जब वो ए और बी आपस में कम्यूट करते होंगे। इसी तरह ए है वो खुद के साथ हमेशा कम्यूट करता है, तो ए की पावर समथिंग कोई भी इंटीजर पावर लेते हैं हम मैट्रिक्स की, ए पे पावर एन हमेशा निलपोटेंट होगा। और हम इंडेक्स पे बात करें तो ए प्लस बी का इंडेक्स है वो इंडेक्स ऑफ ए और इंडेक्स ऑफ बी के सम से हमेशा छोटा होगा। इंडेक्स ए इंटू बी की बात करें तो ये दोनों के ए के इंडेक्स और बी के इंडेक्स में जो मिनिमम होगा उससे भी कम होगा। और इंडेक्स ए पे पावर एन की बात करें तो ये हमेशा इंडेक्स ए के इंडेक्स से कम होगा। और इंडेक्स यदि ए का m है और ए पे पावर के का इंडेक्स हमें चाहिए तो हम फ्लोर इंटीजर फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्लोर इंटीजर ऑफ इंडेक्स ऑफ ए बाय पावर ऑफ ए, यदि ए के पावर के का निकाल रहे हैं तो बाय के आ जाएगा। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अभी तक हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट था, ए स्क्वायर की जो बात कर रहे थे वो जा रहा था आइडेम्पोटेंट में ए के बराबर। आइडेम्पोटेंट में क्या हो रहा था कि
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में हो रहा था ए स्क्वायर ए के बराबर हो रहा था। अब आया है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज पे 1 होता है और अदर सारी एंट्रीज क्या होती है 0, वो होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम पढ़ते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। Involuntary matrix. A matrix is said to be involuntary. A matrix is said to be involuntary if a matrix A is said to be involuntary if ए स्क्वायर बराबर आई। ये कंडीशन याद रखने की है। अक्सर स्टूडेंट्स इन्वोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि आइडेम्पोटेंट में ए है या आई है। याद रखें इन्वोल्यूटरी में है आई एन, ऐसे याद रखते हैं आई एन से आइडेंटिटी के बराबर और आइडेम्पोटेंट में ए आ जाएगा, ठीक है, यानी मैट्रिक्स के बराबर। ये हमारी इन्वोल्यूटरी की कंडीशन है। हम देखते हैं ए स्क्वायर बराबर आई है तो इनके डिटर्मिनेंट भी आपस में बराबर होंगे। ये इम्प्लाइज करेगा डिटर्मिनेंट ए डॉट ए बराबर आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट ±1 आएगा। याद रखने की बात है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है हमेशा ±1 आता है। इसका मतलब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑलवेज नॉन सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर कभी नहीं हो सकते। ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पे आते हैं जो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल वर्ड वैसे आपने पहले भी सुना होगा, ऑर्थोगोनल फंक्शन, ऑर्थोगोनल कर्व्स, इस रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा स्क्वायर रियल मैट्रिक्स ए स्क्वायर रियल मैट्रिक्स ए satisfy ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज is called ऑर्थोगोनल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और एक और रियल होना चाहिए, रियल मैट्रिक्स होना कंपलसरी है ऑर्थोगोनल के लिए। जब रियल नहीं होता है और ऐसे ही कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए हम एक अलग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही जब हमारे पास डेफिनेशन में है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं ये मैट्रिक्स भी ऑलवेज नॉन सिंगुलर होते हैं। और इस कंडीशन से हम देखते हैं ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। यदि हम दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी बराबर ए ट्रांसपोज। और यदि पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स का ए से, ए ट्रांसपोज का ए से,
तब भी आइडेंटिटी बनता है ए ट्रांसपोज ए। और हम इसके डिटर्मिनेंट पे बात करें तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 बराबर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और 1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम यहाँ से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए एक नई कंडीशन लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी होगा उसी ऑर्डर का है। माना ए और ए क्या है, एन ऑर्डर का है, तो एन ऑर्डर का आएगा। और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए भी 1 के बराबर हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये होता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, तो रिजल्ट्स हैं वो करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के एग्जाम्पल की बात करें। यदि हम 2x2 में बात करते हैं तो मैट्रिक्स होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी होते हैं एग्जाम्पल, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये 2x2 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और 3x3 पे जब हमें बात करनी होगी, यहाँ पे यदि हम 3x3 का मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो होता है cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 cos थीटा। ये हमारा 3x3 में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। इसके बाद 4x4 में आते हैं, तब हम देखते हैं क्या होता है। हम 4x4 में आते हैं तो ये मैट्रिक्स होता है cos थीटा 0 0 माइनस ऑफ साइन थीटा 0 cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा 0 0 साइन थीटा cos थीटा 0। यह होता है साइन थीटा 0 0 cos थीटा। ये पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के होते हैं। इन्हीं को बेस रख के बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे हम कुछ रिजल्ट देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के। और एग्जाम्पल तो वैसे बहुत भी है, हम नंबर्स को अरेंज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके रिजल्ट पे बात करते हैं। इसके रिजल्ट्स में कुछ ऐसा है, यदि ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम ए की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर मैट्रिक्स, कोई भी एक रो लें या कॉलम लें, उसकी हर एंट्री का स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमेशा 1 आता है। क्या आता है? हमेशा 1। ये याद रखने की बात है। तो इसके कुछ नोट है। ये स्टेटमेंट्स भी कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और यदि ये स्टेटमेंट याद होते हैं तो हम किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि हमें कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर चूज द ऑर्थोगोनल या नॉन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इन रिजल्ट्स का यूज़ करके हम आराम से ऑर्थोगोनल की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर देंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो करते हैं इसका पहला नोट जो मैंने आपको अभी बताया, सम ऑफ ईच एंट्री नहीं, sum of square of each entry या each
एलिमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ each element of a row or column in a orthogonal matrix is always 1। यानी कि कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसकी कोई भी हम रो लें या कोई भी कॉलम लें तो इसका हम हर एंट्री का स्क्वायर करें और फिर ऐड करें तो हमेशा हमें 1 मिलता है। जैसे हम इस वाले मैट्रिक्स 4x4 का जो मैट्रिक्स है इस पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम जानते हैं भाई हमारा ये रूल सही है। और इसके बाद किसी भी हम कॉलम पे अगर किसी भी रो पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा ही हमें ये रिज़ल्ट ट्रू पाया जाता है। और ये रिज़ल्ट ट्रू है, ये हम यहाँ देख सकते हैं समझने के लिए। एक दूसरा रिज़ल्ट होता है कि एक दूसरा रिजल्ट ये होता है कि हम किसी भी रो को या कॉलम को किसी दूसरी रो अनोदर रो से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा 0 मिलता है। या किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है। ये आप इनमें से किसी भी मैट्रिक्स पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स हैं 0 × 0 0 माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 0 ऑल सम इज 0। इस तरह इन दोनों का करेंगे 0 + 0 + 0 + 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और कॉलम with corresponding element of another row or column is 0. Sum of product of elements of a row और कॉलम और एक कॉलम विद corresponding elements of other row or column is always 0। ऐसा समझ सकते हैं हमें सम करना है और प्रोडक्ट का करना है। यदि किसी रो का या कॉलम का उसी रो या उसी कॉलम से किया जाए तो 1 और किसी अनदर रो या कॉलम से किया जाए तो 0। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। और इसके बेसिस पे हमसे पूछ भी सकता है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज बता दे भाई इसमें से ही आएगी ओनली। और फिर पूछे कि भाई इसमें बताओ हाउ मैनी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो हम वो भी कर सकते हैं आराम से। जैसे हमने पहले देखे थे क्वेश्चन, ऐसे आप ऐसे समझिए जैसे ये मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, मुझे बोला है एंट्रीज केवल या तो 0 है या 1 है। आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताने हैं कितने हैं, पोजीशंस कितनी है, 4 पोजीशंस है।
फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में 0 और 1। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक रो का स्क्वायर इस प्रॉपर्टी का यूज करके 1। हमने जैसे 2 में से इस वाली एंट्री पे 1 रख दिया, 1 रख दिया। अब हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करें तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज हमेशा इज ऑलवेज 1। अब इसका स्क्वायर ही 1 हो गया तो दूसरे को 0 होना कंपलसरी है। इसी तरह किसी भी कॉलम का 0 और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करें। और साथ ही साथ हम देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट भी आपस में 0 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी 1 रखने की, 2C1, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 ही बची है तो 1C1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कितने मिले, 2C1 इंटू 1C1 बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी 2 क्रॉस 2 को हमें ओनली दो मैट्रिसेस मिल सकते हैं जो ऑर्थोगोनल है। वन इज आइडेंटिटी एंड अनदर इज हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 ना रखें, हम यहाँ 1 रखें तो 0 इस टाइप से होगा। और ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप चाहें तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में वेरीफाई करा के देखें। इन दोनों के अलावा आप कोई और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते 2x2 ऑर्डर में विद एंट्रीज 0 और 1। ये यहाँ तक की हमारी बात हो गई। इसके बाद हम कुछ ऐसे समझते हैं कि हम चलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के थोड़े जनरलाइज फॉर्म पे, और वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स हमने देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी जो होगा वो यूनिटरी मैट्रिक्स भी होगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, बट वो जो मैट्रिक्स है उसका रियल होना जरूरी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स वाली थोड़ी सी कंडीशन इसमें लगाई। जैसे ऑर्थोगोनल में हमने निकाला था ए ट्रांसपोज बराबर आई बराबर ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, ये हमने निकाला था। यूनिटरी जब मैट्रिक्स रियल नहीं है, यहाँ ओनली ट्रांसपोज किया है हमने, तो जब ये मैट्रिक्स रियल नहीं है तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स में करते हैं ए थीटा, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए थीटा ए, यानी कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अभी तक क्या इसमें क्या था, ए इनवर्स किसके बराबर आ रहा था, ए ट्रांसपोज के आ रहा था। यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो आएगा ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, तो यही डेफिनेशन हम लिखते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स लिखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स A is said to be unitary if A इनवर्स बराबर A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ से भी हम क्या कह पाएंगे, फिर नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। साथ ही यहाँ से भी हम कंक्लूड करके उसी तरह से लिख सकते हैं ए थीटा बराबर आई बराबर ए थीटा ए, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट पे भी बात करेंगे तो ए
ए थीटा बराबर 1, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए। इस तरह से थोड़ा यूनिटरी और ऑर्थोगोनल सेम है, बस रियल उसमें हम रियल पे चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हो सकता है, वहाँ पे ओनली ट्रांसपोज पे बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पे बात कर रहे हैं। बाकी जो दो रिजल्ट हमने लिखे थे वो सेम एज हैं। कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज ऑलवेज फन, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम विद corresponding elements of another row और कॉलम इज ऑलवेज ज़ीरो। यानी दोनों रिजल्ट तो सेम ही रहेंगे, दोनों रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया था ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे थे, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे थे। ट्रांसपोज में क्या कर रहे थे, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, तो वो कहला रहा था उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज की बात करें तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें 5 3 1 1, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे इसी मैट्रिक्स को यदि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो ये हो जाएगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हम समझ सकते हैं कि ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई कोमा जे, किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देख सकते हैं। और ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम कह सकते हैं। और ये तो फिर ए आई आई तो सेम है ए आई आई के, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे हम फंक्शंस में देखते हैं कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है, कोई ऑड फंक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी मिलते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। तो इसी तरह मैट्रिक्स कुछ सिमेट्रिक होते हैं, कुछ स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, पर बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे भी मिलते हैं जो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है, तो आप लिखेंगे देखो, सिर्फ आप समझ तो गए ही हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इतना याद रखना है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक उसे कहते हैं जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो ये हो जाती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसके बाद हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो एसोसिएट होता है उस मैट्रिक्स से। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे हमारे पास कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 4 1 0 इस 1 5, इस तरह से हम लेते हैं ये मैट्रिक्स। तो हम डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तो इस तरह से डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 इस टाइप से। और करते कैसे हैं, ये 2 क्रॉस 2 का है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जैसे हम आपने पढ़ा होगा क्रॉस करते थे ना, प्रोडक्ट वर्ज गुणन कुछ ऐसा नाम था उसका। तो ऐसे करते हैं 4 इंटू 2 8 माइनस फिर इसका 5 इंटू 1 5 बराबर 3, यानी ए का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 3 नंबर। एक यूनिक नंबर है ये किसी डिटर्मिनेंट के लिए जो एसोसिएट हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ इस तरह से। तो ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है। हम 3 क्रॉस 3 के जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं एक मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 का कैसे करेंगे। वैसे तो आपको आता होगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आराम से, जब क्योंकि कभी भी पढ़ाया जाता है तो मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट ही बताया जाता है, इतनी चीज़ें नहीं बताई जाती जो आपने यहाँ पे इतने सारे मैट्रिक्स पढ़े हैं नए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट पता होगा। अपन लिख सकते हैं जैसे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे A11 A12 A21 A22, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा A11 A22 माइनस A12 A21, ये होता है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। और यदि हम डिटर्मिनेंट की बात करें 3 क्रॉस 3 का, माना कोई बी मैट्रिक्स है जो ऐसे है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स याद करते हैं। इसके लिए प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस, इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें तो हमें दिक्कत ही नहीं आती है इतनी कोई। ये वैसे माइनस होता है, ये प्लस होता है, गलत बता दिया मैंने आपको, थोड़ा उल्टा ही वाला ध्यान रखना। माइनस ये प्लस माइनस प्लस, यानी ये इसके साथ कौन सा है, प्लस। तो A11, अब हम करते हैं इसका A11, तो ये वाली रो एलिमिनेट करेंगे और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे। बचा क्या हमारे पास, ये इसका डिटर्मिनेंट। कैसे, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे A22 A23। अब हमें सिर्फ जो साइन है ये वाले वो सिर्फ उसी के याद रखने हैं जिसके अपन अलाउ कर रहे हैं, जिस रो के अलाउ इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। जैसे हम पहली वाली रो के अलाउ निकाल रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, A32 A33। अब फिर इस रो के अलाउ निकाल रहे हैं तो ये आएगा, इसके साथ जो साइन होगा वो होगा माइनस का। ये भी आपको पता चलेगा जब आप आगे माइनर पढ़ोगे, तो ये प्लस माइनस एडजॉइंट माइनर पढ़ेंगे ना, तब पता लगेगा कि ये प्लस माइनस प्लस है क्या, क्यों आ रहा है किसी के साथ प्लस और किसी के साथ माइनस। ठीक है, तो A12, अब हम इसमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली एंट्रीज बचेंगी। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा A21 A23 A31
A33 और अब तीसरे वाले नंबर पे जाते हैं A13। तो अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा जैसे A21, A22, A31, A32 और फिर इन सब का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकाला है इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से हम 3 क्रॉस 3 का भी निकालेंगे। 4 क्रॉस 4 में बात करेंगे तो इसी तरह एक रो और एक कॉलम और आ जाएगा। तो और जो हमें माइनर ये वाले अंदर वाले मिलेंगे ये 3 क्रॉस 3 के मिलेंगे, फिर उन्हें एक्सप्लिट करेंगे। तो इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। एक तो मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं डायरेक्ट, डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 5 3 2 1 4 3 3 1। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 के साथ क्या रखेंगे, ये वाला 1 4 3 1 -5 2 4 3 1। जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसे एलिमिनेट करते हैं, बाकी को रखते हैं, +3 के साथ ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे 2 1 3 3। और अब इसे सोल्व आउट करेंगे, 1 इंटू में था 1 माइनस का 4 3 12 -5 ये होता है 2 माइनस का 12 +3 ये हो जाता है 6 माइनस 3 और फिर इसे काउंट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 11 -5 इंटू माइनस का 10 और ये हो गया +3 इंटू 3 सॉरी that is -11 +50 +9। तो इसका हो गया आंसर 48। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। और डिटर्मिनेंट्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को अभी हम एक रो के अलोंग निकाल रहे हैं, हो सकता है मेरा मन है मैं इसके अलोंग निकालूं, इसके अलोंग निकालूं, या हो सकता है मैं रो के नहीं मैं इस कॉलम के या इस कॉलम के अलोंग निकालना चाहूँ। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से चेंज होगा। और फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे माइनर किसे कह रहे हैं, एडजॉइंट किसे कह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम यूज़ करेंगे। और इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो चेक करेंगे। और बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।